So student, today we are going to discuss another very important topic। बच्चों, आपकी रीनल का जो समझ लो कि सबसे बेसिक टॉपिक है, यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपकी है नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी। ये नेफ्रॉन के जरिए किस तरह जो डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनकी रीएब्जॉर्प्शन या जो सिक्रीशन किस तरह होती है बच्चों, उसको हम आज सारा डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस बच्चे की इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप होगी ना, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ था कि आपकी फर्स्ट एड के अंदर ना कोई 8-10 पेजेस ऐसे हैं कि जिनको छोड़े बगैर मतलब कि उनको बंदा छोड़ ही नहीं सकता। उनको हर तरीके से हमने क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। क्लियर के अलावा उनको मेमोराइज करना पड़ता है आपको, मतलब एक भी उसका पॉइंट आपने मिस नहीं करना। जिसके अंदर मैंने आपको एंडोक्राइन के अंदर भी 1-2 पेजेस बताए थे, इस तरह मर्मर्स का वाला जो मैंने सीवीएस में बताया था, इसी तरह हमारा जो रीनल के अंदर बच्चों वो ये वाला है। जिस बच्चे का ये कंसेप्ट नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन जितनी अच्छी होगी, उस बंदे का जो लेक्चर है, मतलब कि जो उसके कॉन्सेप्ट होंगे ना रीनल से रिलेटेड, उतने ज्यादा अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपको नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा था, तो इंशाल्लाह आज हम इसको और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं इसको और ज्यादा इंटरेस्टेड करूंगा। हम इसके अंदर पैथो को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक ही लेक्चर के अंदर आपके आप देखोगे कि 2 से 3 जो आपके मजीद टॉपिक्स है वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको लेक्चर का ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हम नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को पूरी डिटेल के अंदर जाएंगे, कहाँ से किस तरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके साथ बच्चों जो हम पोर्शन आपकी नेफ्रॉन का डिस्कस करेंगे ना, उसकी हम साथ पैथो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज आपकी डीसीटी है या आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स है या आपकी पीसीटी है या आपकी असेंडिंग लिम्ब है या डिसेंडिंग लिम्ब है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम उसी पोर्शन के साथ उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह ये इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले हमारी नेफ्रॉन को। एज यू नो डैट बच्चों, जो हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के सर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनमें सबसे पहले क्या आता है सर, पीसीटी, या जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। सबसे पहले क्या आता है, पीसीटी। पीसीटी के बाद बच्चों क्या आता है, लूप ऑफ हैंडले। क्या आता है सर, लूप ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। तो मैं शायद आपको पहले भी बताता था लेक्चर के अंदर कि जो मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करता था ना, वो एक्चुअली उस तरह उसकी शेप नहीं होती आपकी नेफ्रॉन की। तो ये जो मैंने आज सामने आपके ड्रॉ की हुई है ना, नेफ्रॉन की शेप इस तरह की होती है। अगर आप देखो ना, तो ये आपका एफरेंट आर्टरियोल है, here is your efferent arteriole, and then you can see here is a glomerulus। और जो आपका पीसीटी होता है ना बच्चों, ये पीसीटी इस तरह होता है, देख रहे हो। ये पीसीटी की जो ओरिजिनल शेप होती है ना नेफ्रॉन की, जो आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इस स्ट्रक्चर की तरह इस तरह मतलब प्रेजेंट होता है, लीनियर इसकी शेप होती है, ठीक है। तो सर सबसे पहले पीसीटी होती है, पीसीटी के बाद हमारे पास होता है लूप ऑफ हैंडलिंग। क्या है सर, लूप ऑफ हैंडलिंग। ये आपका पीसीटी हो गया। और ये जो आपको लूप नजर आ रहा है इस तरह, इसको हम कहते हैं सर दैट इज अ लूप ऑफ हैंडलिंग। बच्चों, लूप ऑफ हैंडलिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक हमारे पास होता है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। 2 पार्ट्स हो गए, दैट इज अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड हियर इज योर असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास सबसे नेफ्रॉन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डीसीटी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारी पैथोलॉजीज भी हैं। इस पोर्शन के ऊपर काफी सारी जो आपकी ड्रग्स हैं वो भी यहाँ पर एक्ट करती हैं। तो डीसीटी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट सर डीसीटी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है। सर डीसीटी के बाद हमारे पास आता है जो सबसे इसका मतलब कि लार्ज पोर्शन है, वो है आपका कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, जो स्टार्ट होता है पीसीटी से, देन लूप ऑफ हैंडलिंग, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स, दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन। बच्चों फिर कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद क्या होता है बच्चों, माइनर कैलिसिस। फिर उससे आगे क्या होता है, मेजर कैलिसिस। फिर रीनल पेल्विस होता है। फिर वो रीनल पेल्विस से हम क्या करते हैं, यूरेटर के अंदर अपने यूरिन को ड्रेन आउट कर देते हैं। तो ये था बच्चे हमारे पास क्या सर, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसके हमने जो डिफरेंट पार्ट्स है वो यहाँ पर क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब बच्चों जो इसका एक एक पार्ट है ना, उसको हम क्या करते हैं, जरा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सर सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है, दैट इज अ पीसीटी। दैट इज अ पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। अब देखो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसको हम पीसीटी क्यों कह रहे हैं, या जो लास्ट वाला हम उसको डीसीटी क्यों कहते हैं। बच्चों रीजन ये होता है कि जो भी आपके पास पिविट पॉइंट के करीब होता है या ओरिजिन के पास होता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम प्रोक्सिमल कहते होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन समझता हूँ आपकी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस को, तो जो इसकी ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस के पास होगी हम उसको प्रोक्सिमल कहते हैं। जो उससे अवे होती है हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टल कहते होते हैं। आप में से अब काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जब आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो एनाटॉमी के अंदर आप क्या करते थे कि सर हम
जब भी प्रॉक्सिमल या डिस्टल हमने बताना होता है ना, तो हम उसके लिए क्या करते थे, एक पिवट पॉइंट को लेते हैं। जैसे मैं आपकी ह्यूमरस को लेता हूँ, अगर मैं ह्यूमरस के हेड को देखूं, तो ह्यूमरस के हेड को मैंने पिवट पॉइंट समझ लिया। अब जो चीजें इसके पास होंगी, लेट्स सपोज आपकी एक्सिलरी नर्व है, लेट्स सपोज आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, तो ये हमारे पास हो गया प्रोक्सिमल पार्ट। अब जो इससे अवे हो जाएगा, जैसे आपकी जो ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट है, जिसके अंदर ये आ जाते हैं हमारे पास कॉन्डाइल्स आ जाते हैं, या जो इसके बाद हमारे पास टीबियल ओलिकरैनोन फोसा आ जाता है, तो ये इसके डिस्टल पार्ट्स होते हैं। तो बार बताने का सिंपल मकसद ये, पीसीटी हम उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स क्लोज टू द ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। और डीसीटी हम उसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, तो ये पीसीटी और डीसीटी का अपने वर्ड्स भी याद रखें। आगे आते हैं कि सर जो प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटरी ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजों की रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमने कहा था कि सर ऊपर जो ब्यूटीफुल हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब ग्लोमेरुलस है, वहां से चीजों की क्या होती है, फिल्ट्रेशन। अब जैसे वहां पर फिल्ट्रेशन होगी बच्चों, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद आपके पास जो सारा फिल्ट्रेट है, लेट्स सपोज ये यूरन है, इस यूरन के अंदर डिफरेंट टाइप की सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। वो सब्सटेंसेस क्या है, उसमें सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, हाइड्रोजन आयंस हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, एंड ऑल दीज सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इनटू योर यूरन इन द फिल्ट्रेट। अभी मैं यूरन का वर्ड चले नहीं यूज करता, जो हमारे पास ऊपर से फिल्ट्रेट आया है फिल्टर होके। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर बच्चों ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और इस स्टेज के ऊपर जो आपका यूरन होता है ना, वो डाइल्यूट होता है। जैसे ही वो ग्लोमेरुलस से निकलता है ना नीचे, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। जैसे ही वो आगे जाएगा, हम इस यूरन में से क्या करेंगे, चीजों को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। हम यहाँ से जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंसेस, हम उनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा लेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई कैल्शियम लॉस हो बंदे की बॉडी से, सोडियम लॉस हो, पोटाशियम लॉस हो, बाइकार्बोनेट्स लॉस हो, हम ये नहीं चाहते। हमने आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्या रखना है, मेंटेन रखना होता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो अगर इसी तरह यूरिन के अंदर हम सारे फिल्ट्रेट्स सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करते रहेंगे, तो बच्चों की हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। उस डेफिशिएंसी को बचाने के लिए आपकी नेफ्रॉन क्या आती है, ये मैदान में आती है कि भाई नहीं, मैं कोई किसी भी चीज को लॉस नहीं होने दूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीअब्सॉर्ब मैक्सिमम सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूरिन। और उसके लिए फिर नेफ्रॉन क्या करती है, वो आपकी अपने जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उन सबको क्या करती है, फंक्शन डिवाइड कर देती है। अब फंक्शन डिवीजन का क्या मतलब है, पीसीटी को कहती है कि भाई तूने इस चीज की क्या करवानी है, रीअब्जॉर्प्शन। दैट्स व्हाट, तूने ग्लूकोज की करवानी है, अमीनो एसिड्स की करवानी है, बाइकार्बोनेट्स की करवानी है, हाइड्रोजन आयंस की करवानी है, पोटेशियम की करवानी है। ये आपका फंक्शन है। उसके बाद डिसेंडिंग लिंक को क्या कहती है कि भाई आपने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेनी। असेंडिंग लिंक को क्या कहती है, भाई आपने सोडियम की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, पोटेशियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, कैल्शियम मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। इसी तरह हमारे पास जो डीसीटी के अंदर भी जाके हमारे पास क्या होती है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वहां से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स है, कलेक्टिंग डक्ट्स उसने क्या फंक्शन असाइन किया हुआ है कि आपने क्या करना है भाई, आपके ऊपर हमारे एक्ट करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन हो गया, एडीएच हो गया, और वो क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। लेट्स वो जो एल्डोस्टेरोन उसका क्या फंक्शन होता है सर, वो हमारे पास टीनेक चैनल्स को ओपन करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसी तरह जो एडीएच होता है, वो क्या करवाता है सर, एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इस तरह हमने क्या किया, यहाँ जो नेफ्रॉन थी उसके डिफरेंट पार्ट्स ने अपने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट ने क्या किया, डिफरेंट सब्सटेंसेस की वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। एंड यू शुड नो द अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, सब्सटेंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के कौन सी सब्सटेंस वहां से रीअब्जॉर्ब हो रही है, या कौन से इलेक्ट्रोलाइट वहां से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। लेट्स सपोज पीसीटी से कौन कौन से हो रहे हैं, डीसीटी से कौन से हो रहे हैं, और हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से कौन कौन से हो रहे हैं। ये मेन चीज है। अब आप इसको जितनी जल्दी समझ लोगे इंशाल्लाह, उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये जो मैंने आपके पास सामने ड्रा किया ना बच्चों, ये आपके पास है ल्यूमन। ये क्या है, ये नेफ्रॉन का है ल्यूमन। और दूसरे नंबर यहाँ पर ये जो मैंने ड्रा किया हुआ, डेट इज अ सेल। के मतलब यहाँ से ल्यूमन से चीजें क्या होंगी, रीअब्सॉर्ब होंगी, वो इस सेल के अंदर जाएंगी, और सेल से फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस में फेंकते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर आगे हमारे पास है पेरी कैपिलरीज जो होती हैं, मतलब के साथ जो कैपिलरीज होती हैं, वहां पर उन चीजों की हम रीअब्सॉर्प्शन करवा लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, नेफ्रॉन का ल्यूमन है। चले नेक्स्ट आते हैं कि सर अब बता भी दें कि जो पीसीटी है, यहाँ से किस किस चीज की मेनली रीअब्सॉर्प्शन होनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने लिखना है ग्लूकोज। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर पीसीटी से ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन होगी, कितनी रीअब्सॉर्प्शन होगी, 100%। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था कि अगर एक पेशेंट की कितनी ग्लूकोज की अमाउंट होगी,
तो जो उसकी पीसीटी है वो 100% रीअब्जॉर्प्शन करेगी। हाँ जी, चैट में साथ साथ लिखते जाएं कि कितनी नॉर्मल ग्लूकोज होगी तो जो हमारे पास पीसीटी है उसकी 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वेरी गुड, 120 सर। और उसके बाद हमने कहा था कि सर जब 200 होता है तो पेशेंट को ग्लूकोज यूरिया स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि जब 375 होता है तब तक कंप्लीट सेचुरेशन हो जाती है। फिर हमारे पास जितना ग्लूकोज आ रहा होता है यूरिन में, वो जितना ग्लूकोज ऊपर से फिल्ट्रेट हो के आ रहा होता है वो उसकी कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो सारा यूरिन में चला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं सर पीसीटी से 100% ग्लूकोज की क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेट्स कम टुवर्ड्स नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स। बच्चों पीसीटी में से जो हमारे अमाइनो एसिड दे आर फ्रीली रीअब्सॉर्ब थ्रू द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स की भी कितनी रीअब्सॉर्प्शन है, ऑलमोस्ट 100% है। क्योंकि हम नॉर्मली ना आपकी ग्लूकोज को यूरिन में जाने देते हैं, ना हम अपने अमाइनो एसिड्स को यूरिन के अंदर जाने देंगे। अगर आपके अमाइनो एसिड्स यूरिन के अंदर जाना शुरू हो गए तो सर पेशेंट को तो मतलब कि हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, उसकी तो प्रोटीन की अमाउंट कम हो जाएगी, पेशेंट के मसल मैस कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी किडनी की जो नेफ्रोन है वो क्या करती है, इन दो सब्सटेंसेस ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की 100% रीअब्जॉर्प्शन है करवा देती। ठीक है, इसके अलावा सर नॉट ओनली अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, देयर आर सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जिनकी भी क्या होती है यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है। बच्चों उसमें आपने लिखना है यहाँ पर सोडियम, सोडियम देन पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम की भी हमारे पास क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है आपकी पीसीटी से। ठीक है, लेकिन पोटाशियम की यहाँ से कम होती है, सोडियम की ज्यादा होती है। अब सोडियम की यहाँ से कितने परसेंट रीअब्जॉर्प्शन होती है, काइंडली इसको लिख लीजिएगा, इट्स अराउंड 65%। कितनी, 65% टू 70%, ऑलमोस्ट इतनी रीअब्जॉर्प्शन आपकी पीसीटी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर और किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है आपके क्लोराइड्स की, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है आपके बाइकार्बोनेट्स की। ठीक हो गया, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है आपके यूरिक एसिड की। इवन दो लेस अमाउंट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन इन सब्सटेंसेस की भी हमारे पास यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, वाटर। काइंडली एक बात याद रखिएगा, सोडियम इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वाटर। जहां पर सोडियम जाएगा उसके पीछे क्या आएगा, वाटर आएगा। तो अगर आप सोडियम की 65% रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हो, इसका मतलब कि भाई वहां से वाटर की भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो सब्सटेंसेस हैं वो पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होती है। ये मैंने सारी आपके सामने क्या कर दी है, लिख दी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि सर अब इन सब्सटेंसेस के लिए जाहिर बात हमें डिफरेंट पंप्स की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो कुछ सब्सटेंसेस होती हैं दे आर फ्रीली रीअब्जॉर्ब, मतलब उनके लिए फिर हमें किसी पंप या ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बट देर आर सम सब्सटेंसेस जिनके लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की, पंप्स की, चैनल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो कौन कौन से चैनल्स होते हैं आपके यहाँ पर पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं बच्चों, उनको हम डिस्कस करते हैं। और ये आपको चैनल्स या पंप पता होने चाहिए। सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज SGLT2, या जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। नंबर 1 सोडियम, उसके बाद क्या बच्चों, ग्लूकोज। अब यहाँ पर सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और रीअब्जॉर्ब होकर सोडियम कहाँ पर आ जाएगी, सेल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे नंबर यहाँ पर ब्यूटीफुल है ग्लूकोज की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं कि सर एक ये ना ट्रांसपोर्टर्स की जो मैं इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखवाता जाऊंगा। नंबर 1 आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सर नंबर 2। बच्चों नंबर 2 आपने याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर का क्या मतलब है, दैट फंक्शन ऑपोजिटली, कि वो अगर सोडियम को सेल के अंदर लेके जा रहा है तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, सेल से बाहर फेंकेगा। तो सेकंड ट्रांसपोर्टर आपने ये याद रखना है, ये भी क्या करेगा, सोडियम को सेल के अंदर लेके आ रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सर 65 से लेके 70% जो सोडियम है वो हमारे पास पीसीटी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हमें कुछ लॉस भी करना पड़ेगा। वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन आयंस। सोडियम सेल के अंदर गया और जो हाइड्रोजन आयन बच्चों को क्या करता है, सेल से बाहर चला जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये जो आप इतना सेल के अंदर सोडियम लेके आ रहे हो, ये सोडियम एक्चुअली में जा कहाँ पर है। तो बच्चों ऑन द अदर साइड ऑफ योर सेल, ये जो हमारे पास सेल है ये आपकी ये पीसीटी की जो ट्यूब्यूल है ना, इसके ऊपर ही प्रेजेंट है। ये सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है,
ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, फिर यहाँ पर कैपिलरी बनी होती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके आपके पास यहाँ पर बना दिया। आपने ना दो चीजें याद रखनी है, एक मेरे पास एपिकल साइड है, सेल की कौन सी साइड है बच्चों, एपिकल साइड। एपिकल साइड को कहते हैं जो ल्यूमन की तरफ होती है, जिस तरफ आपके पास यूरन प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे पास होती है एपिकल साइड। एंड ऑन दी ऑपोजिट साइड, ये जो बच्चों आपकी कैपिलरी की तरफ साइड होती है ना, इसको हम कहते हैं बेजोलेटरल साइड। कौन सी साइड कहते हैं डॉक्टर फैज सर, दैट इज अ बेजोलेटरल। और अब मैं वर्ड यूज करूंगा एपिकल साइड के और बेजोलेटरल साइड के। जो यूरन की तरफ है, जहां से हमने रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, दैट इज द एपिकल साइड। और जहां से हमने सेल से कैपिलरी की तरफ भेजनी बच्चों, वो आपकी बेजोलेटरल साइड होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी। अब सर, जो इतना सारा सोडियम मैंने सेल के अंदर लेके आया हूँ, ये सेल को मैंने ब्लड सर्कुलेशन में भी तो लेके जाना है। तो बच्चों, इसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ले जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्यूटीफुल है सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, तो यहाँ पर बेजोलेटरल साइड के ऊपर हमारे पास होता है सोडियम पोटाशियम बेजोलेटरल, ऑन बेजोलेटरल साइड पंप। ये क्या करेगा बच्चों, देखो सोडियम को सेल के अंदर फेंक रहे हैं, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन में ले रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जो पोटाशियम है उसको सेल के अंदर यहाँ पर फेंक रहे हैं। ठीक है, एट द एंड हमने क्या करना है, नीचे आपके पास पोटाशियम का चैनल भी होता है, जो पोटाशियम को पकड़ के क्या करता है, दोबारा सर्कुलेशन में फेंक देता है। ठीक है, लेकिन हमने आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या रखना, मेंटेन रखना होता है, कि अगर ब्लड सर्कुलेशन में सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन 170 145 है, तो उसको मैंने मेंटेन करना। अगर कम होगा तो मैं इस पंप को एक्टिवेट करूंगा। अगर मेरे पास पोटाशियम ज्यादा हो गया, लेट्स सपोज वो 5.5 या 6.0 हो गया है, तो मैं दोबारा इस पंप को एक्टिवेट करूंगा, चल भी पोटाशियम को क्या कर, ब्लड सर्कुलेशन से बाहर फेंक। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट्स, उसकी बेस के ऊपर क्या करते हैं आपके ये जो डिफरेंट पंप्स और ट्रांसपोर्टर हैं बच्चों, ये काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, एंड द सोडियम पोटाशियम पंप जो हमने क्या कर लिया यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, वी हैव सम अदर ब्यूटीफुल सेल्स एज वेल। अब आपने कहना है कि सर, ये जो आपने हाइड्रोजन आयन को यूरन में फेंका है, ये तो आपने इसके साथ ज्यादती की है। भाई हमने इसके साथ ज्यादती नहीं की, वी नीड हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड, इन द यूरन कंसंट्रेशन। कैसे बच्चों, ये जो आपका हाइड्रोजन आयंस है, ये क्या करेगा, जाकर बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड होगा। जो आपने हाइड्रोजन आयन बाई फेंका है ना, ये बाइकार्बोनेट के साथ जाके बाइंड होगा। तो जब ये इनके साथ बाइंड होगा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ, हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड के ऊपर बच्चों हम एक एंजाइम को एक्ट करवाते हैं, दैट यू नो ऑलरेडी, जिसका नाम क्या था हमारे पास सर, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बच्चों इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और कार्बोनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है बच्चों, अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये यहाँ से इजीली आपके सेल के अंदर आ जाते हैं। तो आपका वाटर भी सेल के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वो भी क्या है, आपके सेल के अंदर आ जाती है। क्योंकि देखो, जो बाइकार्बोनेट्स है ना, बाइकार्बोनेट्स को हम डायरेक्टली सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, सॉरी रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बाइकार्बोनेट्स को हम सेल के अंदर डायरेक्टली रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए हमें उसे किसी और फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और वो कन्वर्जन वाली फॉर्म कौन सी है सर, दैट इज द हाइड्रोजन एंड द, दैट इज द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही सेल के अंदर आएंगे, हम दोबारा क्या करेंगे, इनके ऊपर सी लगाएंगे, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपने लगाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका नाम याद रखना है। जब कार्बोनिक एसिड दोबारा लगेगा, तो बच्चों हम इसको दोबारा फिर कन्वर्ट करवा लेंगे, किसके अंदर है, बाइकार्बोनेट्स के अंदर और हाइड्रोजन आयन के। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन दोबारा बाइक फेंक देंगे, और जो बाइकार्बोनेट्स है इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ब्लड सर्कुलेशन में ले जाएंगे। अब बाइकार्बोनेट्स को ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ले जाने के लिए भी हमें जारी बार ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है सर, दैट इज अ बाइकार्बोनेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर। ठीक है जी, कौन सा ट्रांसपोर्टर है डॉक्टर रिफर, सर दैट इज अ बाइकार्बोनेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर, जो क्या करेगा, सोडियम और बाइकार्बोनेट्स को आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो बच्चों, इसके अलावा सर आपने कहा था कि क्लोराइड भी बाइकार्बोनेट्स ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दोबारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। अब आपको इसकी समझ आ गई, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसकी आपको समझ आ गई तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन नहीं, कुछ को नोट्स भी चाहिए होते हैं, तो चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ।
बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, चौथा ट्रांसपोर्टर आ गया। ये फोर्थ वन कौन सा है बच्चों, डेट इज अ क्लोराइड प्रोटीन, या जिसको हम बाइकार्बोनेट्स क्या लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमने क्लोराइड को सेल के अंदर लेके जाना था और क्लोराइड की हमें लेस अमाउंट चाहिए होती है सेल के अंदर। तो यहाँ पर अगर क्लोराइड की कमी है, मैंने क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, तो उसके लिए मुझे क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगी, क्लोराइड को पकड़ के आपके ल्यूमन या सॉरी सेल के अंदर ले आएगी, और सेल से फिर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास होता है क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्टर। कौन सा ट्रांसपोर्टर, नंबर फिफ्थ, जो आप ब्लड सर्कुलेशन में लेके जा रहे हैं बच्चों, ये होता है क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये दैट इज द नंबर फिफ्थ। तो ये 5 ट्रांसपोर्टर क्या रखने बच्चों आपने यहाँ पर याद रखने हैं। लेकिन बात यहाँ तक फिर भी खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी कोई एक ट्रांसपोर्टर है, एक और काइंडली लिख लें, फिर मैं आपको मजीद नहीं लिख पाता। दैट इज अ नंबर 6। नंबर 6 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 6 के ऊपर मैं कौन सा ट्रांसपोर्टर बच्चों लिख रहा हूँ, दैट इज द सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। दैट इज द सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। ठीक है जी, ये सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जब इसके ऊपर हमारे पास क्या करते हैं, मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन या हमारे पास कैल्शियम की जब कमी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर हमारे पास बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता होता है, सोडियम और फॉस्फेट को रीअब्सॉर्ब करता है। ये वो भी कहाँ से होती है आपके पास, पीसीटी से। आपको पता है जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो इसका और ट्रांसपोर्टर को ना रीअब्सॉर्ब, मतलब कि इसको इनहिबिट कर देता है। जो सोडियम और फॉस्फेट को रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं ना, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आपका फॉस्फेट जो होता है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता, वो कहाँ पर चला जाता है, आपके यूरिन के अंदर चला जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सर पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हाइपोफॉस्फाटीमिया पेशेंट को होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने पीसीटी क्या रखना है बच्चों यहाँ पर याद रखना है, जिसके अंदर आपने सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन को काउंटर ट्रांसपोर्टर, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, और ऑन द बेजोलेटरल साइड सोडियम पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्टर या पंप है। उसके बाद बाइकार्बोनेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर और क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्टर है। ये वाले ट्रांसपोर्टर्स बच्चों आपने क्या रखने यहाँ पर है, याद रखने हैं। और सोडियम की मैंने आपको बता दी कितने परसेंट रीअब्जॉर्प्शन आपके पास यहाँ पर होती है। तो ये था बच्चों इसका नॉर्मल फंक्शन, जो सर हमें वहां पर आइडिया हो गया है कि जो आपकी सॉरी जो पीसीटी होती है, पीसीटी किन किन चीजों को क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करवाती है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था सर, सोडियम ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स क्लोराइड एंड द बाइकार्बोनेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और रीअब्जॉर्प्शन किसकी हम इनहिबिट करते हैं बच्चों, वो आपके पास होती है फॉस्फेट और सोडियम की। ठीक है, अब आगे आते बच्चों, अगर पीसीटी क्या करे, अपना काम प्रॉपरली ना करे, जो मैंने आपके सामने ये ड्रा की हुई है, ये आपकी है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। अब अगर सर किसी भी रीजन की वजह से मेरी पीसीटी काम करना छोड़ दे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो है ये इंपेयर हो जाए, इट फेल्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन एंड द सेक्रीशन। तो बच्चों ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर पीसीटी अपना फंक्शन लॉस कर दे, इसको हम कहते हैं सर दैट इज अ फैनकोनी सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है बच्चों, फैनकोनी सिंड्रोम है। फैनकोनी सिंड्रोम क्या होता है, जिसके अंदर सर जो आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है वो अपना फंक्शन क्या कर देती है, लॉस कर देती है। अब उसका फंक्शन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी पीछे डिस्कस करवा चुका हूँ। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि फैनकोनी सिंड्रोम, सबसे पहले देखो बच्चों फैनकोनी एनीमिया और फैनकोनी सिंड्रोम में डिफरेंस है। जो फैनकोनी सिंड्रोम है वो हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें आपकी पीसीटी डिफेक्ट होती है। ठीक है सर, फैनकोनी सिंड्रोम में सबसे पहले तो हमें डिफेक्ट का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डिफेक्ट है वो कहाँ पर होता है। तो बच्चों आपके पास डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन द डिफेक्ट इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर बच्चों क्या होता है, डिफेक्ट है। अब इसके डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि सर जो हमने रीअब्जॉर्प्शन करनी थी, वो जो सारी रीअब्जॉर्प्शन है वो रुक जाती है। क्या होता है सर, जो रीअब्जॉर्प्शन है बच्चों हमारे पास, वो यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो रुक जाएगी। अब जब रीअब्जॉर्प्शन रुकेगी डॉक्टर इफ्रा, तो ये जितने भी हमने सोडियम ग्लूकोज बाइकार्बोनेट्स वाटर क्लोराइड जितना भी आपने रीअब्जॉर्ब करवाया था सब्सटेंसेस फॉस्फेट भी, अब क्या इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, सर नहीं होगी। तो बच्चों जब इन सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी
तो आपको उनकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। कुछ की डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ की नहीं होती, क्योंकि उनकी फिर आगे वाले जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं ना वो उनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर बाद लिखवा देता हूँ। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सर कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से जो हमारी पीसीटी होती है ना ये डैमेज होती है। सारी बात है, रीजन तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस दैट कैन कॉज द डिफेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। ये बच्चों आपने कॉजेज इसके काइंडली याद रखने हैं। वैसे तो मैंने आपको काफी सारे, बार्टर सिंड्रोम है, डिडल सिंड्रोम है, सैम है, बार्टर सिंड्रोम है, जिटलमैन सिंड्रोम है, सबके मैंने आपको कॉजेज लिखवाने हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें यूएसएमडी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका फैनकोनी सिंड्रोम। कि आपको वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर एक पेशेंट है 65 साल उसकी एज है, बोन पेन है उसको हो रही है, रीनल स्टोन के साथ वो पेशेंट आ रहा है, हाइपर कैल्सीमिया है, तो उस पेशेंट के अंदर मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो पेशेंट मल्टीपल मेलोमा के, मल्टीपल मेलोमा वाले पेशेंट के अंदर फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। तो काइंडली फैनकोनी सिंड्रोम जिसमें पीसीटी डैमेज होती है, इसके अंदर आपने कॉजेज को क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। और दूसरा इसको याद रखने, इसके कॉजेज को याद रखने का पता क्या ठीक है, जितने भी एक्यूमुलेटरी डिजीजेज है ना, ये ऐसी डिजीजेज जिनके अंदर कोई ना कोई चीज क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है या डिपॉजिट होती है, वो आपने क्या रखनी है, इसके अंदर ऐड कर देनी। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले वो आपके बच्चों विल्सन डिजीज है। अब विल्सन डिजीज के अंदर बच्चों आपको पता क्या होता है, कॉपर ज्यादा होता है। और ये बच्चों जो कॉपर होता है जब आपकी पीसीटी के अंदर आके रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या कर देगा, उसको डैमेज कर देगा। और जब पीसीटी देखो लास्ट को यहाँ पर कॉपर अक्यूमुलेट हो गया, जब अक्यूमुलेट होगा जाहिर बात उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बच्चों जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज होती हैं, जितने भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, जिसमें आपकी वॉन गिर की डिजीज वगैरह आती है, ठीक है, तो वो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हैं। और वो भी क्या काज करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर है, फैनकोनी सिंड्रोम। देखो एक्यूमुलेटरी डिजीज है ये भी। इसके अलावा सर कुछ और भी हो सकती है, हाँ भाई, हीमोक्रोमाटोसिस वो हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चों कोई आप जो टॉक्सिन्स हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेफ्रोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन जो क्या करते हैं डायरेक्टली जाके पीसीटी को डैमेज कर सकते हैं। अब टॉक्सिन्स के अंदर बच्चों आपकी आती हैं डिफरेंट ड्रग्स, और आप सबको पता है कि हमारी सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक एंटीबायोटिक है वो कौन सी है, वो अमाइनो एसिड्स हैं, वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, जो ऑटोटॉक्सिसिटी का कर देती हैं, जो आपकी किडनी को डैमेज कर देती हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के यूटिलाइज की वजह से जैसे जेंटामाइसिन वगैरह जो टोब्रामाइसिन है वो इसी क्लास में से ड्रग्स हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करती है, इसलिए अब इनको मार्केट से विड्रॉ करवा दी, इनका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। इवन दो कुछ जो आई की पैथोलॉजीज है उनके अंदर हम इनके ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वैसे इनको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन स्टिल कुछ सिटीज के अंदर ज्यादातर जो फार्मेसीज है ना वो इसको सेल करें, क्योंकि ये ना मतलब कि सस्ती मिल जाती है ये वाली एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के यूज की वजह से आपको फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर टीनोफोबिक, एंटीवायरल ड्रग टीनोफोबिक, इसके यूटिलाइज की वजह से आपको क्या हो सकता है बच्चों, फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने और एक्यूमुलेटरी डिजीज लिखनी है तो वो लेड पॉइजनिंग है। ये सारी बच्चों आपको क्या काज करवा सकती है, फैनकोनी सिंड्रोम। नेक्स्ट आते हैं कि सर जो फैनकोनी सिंड्रोम का पेशेंट है ये हमारे पास कैसे प्रेजेंट कर सकता है। मैंने इसको याद रखने का अक्सर एक सिंपल सा तरीका बताता होता हूँ बच्चों, वो ये कि आप ना अपनी पीसीटी के फंक्शन को देखो। पीसीटी का क्या फंक्शन है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करना, अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब करना, फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब करना। अब हमारे पास जब अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इनकी डेफिशिएंसी के साथ क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पहली बात तो आपने क्या रखनी है, ये याद रखनी है, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो रुक जाएगी। अब उनमें से जिनकी दोबारा आगे जाके रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है ना, तो उनकी पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आती, लेकिन जिनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं ना होती वो वाली फिर पेशेंट को क्या होती है, सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर किन क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों उसमें आपने सबसे सब बच्चा अगर है तो वो बच्चा आपके पास आएगा रिकेट्स के साथ। बच्चा रिकेट्स के साथ क्यों आएगा, क्योंकि इसको हो रही है हाइपोफोस्फेटीमिया, क्योंकि फॉस्फेट हमने रीअब्जॉर्ब करनी सी कहाँ से, आपकी पीसीटी से। तो जब पीसीटी काम नहीं करेगी तो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जब फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर रिकेट्स डिजीज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर। रिकेट्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक रिकेट्स की जो टाइप है ना, हाइपोफोस्फेटीमिया रिकेट्स,
तो उसके साथ ये पेशेंट प्रेजेंट, एक हाइपोकैल्सीमिया रिकेट्स होता है, एक हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स होता है। तो ये पेशेंट हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स के साथ होता है, जो ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू हाइपोकैल्सीमिया के साथ। इसके साथ बच्चा हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है बच्चों। इसके अलावा अगर एडल्ट है तो वो ओस्टोमिलेशिया के साथ, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, और दूसरे नंबर पीसीटीसी आपका रिलीज होता है ना, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम भी, तो वो भी रिलीज नहीं होगा, इस वजह से विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी, पेशेंट ओस्टोमिलेशिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोडियम की साथ डेफिशिएंसी हो रही है तो पेशेंट का बीपी डिक्रीज हो सकता है, हाइपोटेंशन। बीपी ड्रॉप है तो पेशेंट फटीग, लेथार्जी, फटीग लेथार्जी इन सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा चूंकि सोडियम 65% यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही थी, तो सर चूंकि सोडियम डी अब्जॉर्ब नहीं होगी तो हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपो हाइपोनाइट्रीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से क्या होती है बच्चों, कंफ्यूजन, मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आती है, कंफ्यूजन, सीजर्स। तो इन सिम्टम के साथ पेशेंट क्या कर सकता है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है। आगे आते हैं बच्चों नोट्स, कुछ आपने और वैल्यूज भी लिखनी है। नोट्स के अंदर आपने लिखना है कि सर इस पेशेंट को हो सकती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बच्चों मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि सर बाइकार्बोनेट्स यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए हमें पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। इसके अलावा पेशेंट को होता है हाइपोफॉस्फेटीमिया, स्पेसिफिकली बच्चे को। और हाइपोफॉस्फेटीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉस्फेट यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट कर सकता है, ओस्टोपिनिया के साथ। तो वो उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है कि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज की जो एक्टिवेशन होती है, विटामिन डी की एक्टिवेशन, वो आपकी पीसीटी के जो क्या उनको कहते हैं यार, पेरिफोलिकुलर सेल्स होते हैं, वहां से वो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज रिलीज होता है, वो अब रिलीज नहीं होगा, पेशेंट को उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए पेशेंट बोन से रिलेटेड सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो काइंडली मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पीसीटी, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये आपके यूवर्ल्ड का एमसीक्यूज भी है कि फैनकोनी सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है या अल्कलोसिस होती है, बच्चों उसको एसिडोसिस होती है। तो ये हमारे पास पीसीटी की यहाँ पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब। नेक्स्ट क्या है, डिसेंडिंग, क्योंकि लूपोफेनली है ना, तो लूपोफेनली का ये पार्ट आपके पास क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है। वैसे डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के भी आगे मजीद पार्ट होते हैं, एक थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, एक थिन असेंडिंग लिम्ब होता है, और इसी तरह एक थिन असेंडिंग लिम्ब होता है और एक थिक असेंडिंग लिम्ब होता है। लेकिन सिंपल मैंने इनको जनरल टर्म के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब लिख दिया। अब बच्चों डिस्कस करते हैं कि सर जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब का क्या फंक्शन होता है स्पेसिफिकली। तो काइंडली याद रखिएगा, यही जो आपका ब्यूटीफुल डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये आपके पास रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की, रीअब्जॉर्ब वाटर। तो यहाँ से आपके जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है बच्चों वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो काइंडली याद रखिएगा, रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ल्यूमन, और दूसरी चीज क्या है बच्चों, जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से जो सल्यूट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं होती। तो काइंडली लिख लीजिएगा, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल के मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, इम्परमिएबल टू द सल्यूट्स, या मैं लिख देता हूँ टू द सोडियम और पोटाशियम। डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम और दूसरी चीजों की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये चीज आपने डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में याद रखनी है। आगे बच्चों आते हैं असेंडिंग लिम्ब। अच्छा बच्चों, जो असेंडिंग लिम्ब है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ना जो यहाँ मैं जो ट्रांसपोर्टर्स डिस्कस करूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज्यादा आपने अच्छे से लिखना है। सबसे पहले सर डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर हमारे जो सोडियम क्लोराइड है इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, अब यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो असेंडिंग लिम्ब में सर ये जो होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता, वाटर के लिए परमिएबल। और परमिएबल क्या है, जिसकी आपकी असेंडिंग लिम्ब से रीअब्जॉर्प्शन बच्चों होती है, सर दैट इज द सोडियम, सर दैट इज द पोटाशियम, सर दैट इज द क्लोराइड। इन सब की रीअब्जॉर्प्शन जहाँ से होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो पोटाशियम है
पोटाशियम का बैलेंस यहाँ पर होता है, अभी आपको बताता हूँ किस तरह। उसके अलावा बच्चों पैरासेलुलरली यहाँ से आपकी कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है इनकी भी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है आपकी असेंडिंग लिम्ब से, इसलिए कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन। इसके अलावा बच्चों क्योंकि हमने कहा था कि सर 65% से लेके जो 70% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की है वो पीसीटी से होती है, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि जो आपके नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स हैं बच्चों वो भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है ये 10 to 20% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को आता है। हाउ मच? 10 to 20% सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब सर आपने इतनी सारे रीअब्जॉर्प्शन तक करवा दिए, तो जरा ये भी बता दें कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन है किस तरह और कौन से ट्रांसपोर्टर के जरिए होते हैं। बच्चों सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर जो असेंडिंग लिम्ब में होता है, दैट इज अ सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है इसका? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ठीक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड 2 काउंटर ट्रांसपोर्टर है ये क्या करेगा, सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब करेगा सेल के अंदर, पोटाशियम को भी करेगा और क्लोराइड को भी करेगा। जब सोडियम पोटाशियम क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा, जाहिर बात है फिर हमने इसको ब्लड सर्कुलेशन में भी भेजना है। तो ये आपकी क्या है, कैपिलरी जो मैंने यहाँ पर बना दिया। जो चीज आपने रीअब्सॉर्ब करी जाहिर बात है उसको आगे सेल के अंदर भी फेंकना है। तो बच्चों सेल के अंदर फेंकने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पर, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम पोटाशियम पंप होता है जो सोडियम को पकड़ के आपकी सर्कुलेशन के अंदर क्या कर देता है, इजीली यहाँ से फेंक देता है। ठीक है। आगे बच्चों आते हैं आपके पास, देखो एक चीज नोटिस करो कि आपके एक ही ट्रांसपोर्टर के जरिए ना यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम और पोटाशियम की। किसकी? सोडियम और पोटाशियम की। क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है जो सोडियम और पोटाशियम का को ट्रांसपोर्टर, काउंटर देखा हमने, को नहीं देखा। अभी एक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर यूरिन के अंदर क्या थे सर, पॉजिटिव आयन थे और नेगेटिव आयन थे, पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे। अब ये पॉजिटिव किसकी वजह से, पॉजिटिव आयन्स की वजह से, जो आपका सोडियम है जो आपके पास पोटाशियम है, और नेगेटिव जो अनाइंस होते हैं वो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स या क्लोराइड होते हैं। अब हमेशा पता क्या होता है, आपने क्या करनी होती है, जो पोटेंशियल होता है ना आपके ल्यूमन का और सेल के अंदर का, ये पोटेंशियम हमने क्या करना था, मेंटेन रखते है आपकी जो नेफ्रॉन होती है। मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, लेट्स सपोज इतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके सेल के अंदर भी होना चाहिए, या अगर जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज आपके पास सेल के अंदर भी होना चाहिए। मतलब कि हमने इसको बैलेंस रखना होता है, जितने पॉजिटिव आयन ह्यूमन में उतने पॉजिटिव आयन हमारे पास सेल के अंदर भी होते हैं। अब चूंकि आपका जो सोडियम पोटाशियम को ट्रांसपोर्टर है ये इन आपके सोडियम और पोटाशियम दोनों पॉजिटिव आयन है और इनको सेल के अंदर लेके जा रहा है। जब बच्चों इनको सेल के अंदर लेके जाएगा तो आपके ल्यूमन में जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेगेटिव आयन यहाँ पर क्या है, कम है, और पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं। जब आपके पास यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ती है ना बच्चों, तो इस नेगेटिविटी के बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा चैनल है। कौन सा चैनल सर? दैट इज अ पोटाशियम चैनल। ये पोटाशियम चैनल क्या होता है, ओपन होता है और ये आपकी पोटाशियम को पकड़ के सेल से ल्यूमन के अंदर फेंकता है। क्यों फेंकता है? कि क्योंकि भाई हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी चाहिए होती है, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी चाहिए होती है। तो ये पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव चैनल मतलब पोटाशियम चैनल को ओपन करके यहाँ पर पोटाशियम को आपके ल्यूमन में फेंक रहा है। अब जब ये ल्यूमन के अंदर फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल के अंदर जो नेगेटिविटी है ना बच्चों वो बढ़ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव आयन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब मैंने क्या करना है सर, मैंने सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी है ना उसको मेंटेन करना है। अब बच्चों उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या होता है, जो पैरासेलुलरली मतलब सेल के दरमियान, ये एक सेल है, ये एक ऊपर वाला सेल है, एक मेरे पास नीचे वाला सेल है। जब आपके सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई है तो अब ये नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी सर्कुलेशन के अंदर अब और दूसरे पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं बच्चों, दीज आर द पोटाशियम, ओ सॉरी दीज आर द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। तो सेल के अंदर आपकी जो यहाँ पर कैल्शियम
और जो मैग्नीशियम पड़ी है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगी, अब सेल के अंदर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहां से बच्चों आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगी, उनकी रीएब्जॉर्प्शन पैरासेलुलरली, मतलब कि देखो सेल के अंदर नहीं, सेल के दरमियान में जो स्पेस है ना उसके अंदर वहां से आपके पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। क्योंकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर ना कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है इनके पंप्स या ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते, इसलिए इनको सेल के दरमियान में से क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, अक्सर बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का होता है। क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही होती है तो वो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अट्रैक्ट करवाता है कि भाई आजा तू मेरी तरफ आ जा। तो वो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे, और इंटरस्टिशियल स्पेस से वो फ्रीली क्या होंगे, डिफ्यूज होकर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। इस तरह आप क्या करते हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रीएब्जॉर्ब कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सर कैल्शियम भी है मैग्नीशियम भी है, तो पहले कैल्शियम जाएगी या पहले मैग्नीशियम जाएगी, मेरा ये आपसे क्वेश्चन है। पहले कैल्शियम जाएगी या मैग्नीशियम जाएगी जी स्टूडेंट्स? पहले कैल्शियम यहां से जाएगी या मैग्नीशियम जाएगी? बता दें। डॉक्टर यास्मीन कह रही सर कैल्शियम, डॉक्टर साउथ कह रहे हैं सर कैल्शियम। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर मैग्नीशियम पहले जाता है, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है? भाई यहाँ से पहले ना मैग्नीशियम रीएब्जॉर्ब होता है, उसके बाद यहाँ से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता है। पहले क्या होता है, मैग्नीशियम रीएब्जॉर्ब होता है, उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कैल्शियम। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर आपको हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो जाए ना, जब आपको हाइपोमैग्नीशियम कम होती है, तो जब मैग्नीशियम कम होती है तो वो कैल्शियम को और ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं होने देती, क्योंकि वहां से मैक्सिमम मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो उस वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है उस पेशेंट के अंदर। जिसमें हाइपोमैग्नीसीमिया होता है ना, वो मैग्नीशियम को फिर रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, फिर वो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो उस वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है मैग्नीशियम के कम होने की वजह से। ये बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, एंडो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों आपने क्या रखनी है यहाँ पर, इन चीजों को इजीली यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब सर आपने क्लोराइड को यहाँ पर तो सेल के अंदर लेके आ रहे हो, अब क्लोराइड को हमने सर्कुलेशन में भी तो फेंकना है, तो बच्चों इसके लिए फ्रीली क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं यहाँ पर। फ्रीली चैनल्स होते हैं जो आपकी क्लोराइड को यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो आपके पास बची बिचाई पोटाशियम को भी सेल के अंदर ले जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट असेंडिंग लिंब में क्या है सर, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों इसकी फिजियोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या सर, इसकी पैथोलॉजी। कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है ये प्रॉपरली काम ना करे, क्या करे सर, अगर असेंडिंग लिम्ब आपकी प्रॉपरली काम ना करे तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है सर, बार्टर सिंड्रोम। क्या होता है बच्चों उसके अंदर है, बार्टर सिंड्रोम उस पेशेंट को हो जाता है। जैसे हमने आगे पढ़ा है ना फैनकोनी सिंड्रोम, जिसमें पीसीटी काम नहीं करती, इसी तरह बच्चों आपका बार्टर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आपकी असेंडिंग लिम्ब क्या करती है, प्रॉपरली काम नहीं करती। अब सबसे पहले तो बच्चों बार्टर सिंड्रोम के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट आपके पास क्या है, डिफेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिक्रीज डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन शो द ascending limb, तो द ascending limb। ये सर ascending limb से, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल्स कौन सा बच्चों, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड। असल आपका ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है ना वो फिर बच्चों क्या है, काम नहीं करता। तो ये तुम्हारे पास सर बार्टर सिंड्रोम के अंदर हो गया कि असेंडिंग लिम्ब हमारे पास काम सही से नहीं करती, जिसमें पेशेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं। आगे आते हैं, अब देखो जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टर पहले पढ़ाए भी है ना, ये देखो सोडियम क्लोराइड टू सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड है, फिर आपके पास दूसरा ये पोटाशियम वाला है। ये देख रहे हो बच्चों, पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की। और ये देख लो आपका क्लोराइड फ्रीली क्या होता है, फिर आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। अब आपने ऐसे कंसिडर करना है कि ये आपका फंक्शन नहीं करेगा, ये फंक्शन अब नहीं करेगा। जब ये बच्चों ये फंक्शन नहीं करेगा तो वही बात है कि हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी,
हमारे पास क्लोराइड, मैग्नीशियम, टू पोटाशियम, इनकी भी पेशेंट के अंदर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। सर पेशेंट के अंदर बार्टर सिंड्रोम का रीजन क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास है जेनेटिक प्रॉब्लम। क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन। कि सर जिन जीन्स ने हमारे पास असेंडिंग लिंब को बनाना था उनके अंदर क्या थी, म्यूटेशन थी, और उनके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये क्या कहता है, प्रॉपरली ये डेवलप नहीं हो पाता कि अपने ये सोडियम क्लोराइड पोटाशियम सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल्स को, या जो इसके दूसरे चैनल्स उनको ये प्रॉपरली डिफेक्ट डेवलप कर सके। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास जेनेटिक प्रॉब्लम है। ऊपर वाला जो हमने डिस्कस किया है वो आपके पास एक्वायर्ड रीजन था उसका, हीमोक्रोमाटोसिस हो रही है, विल्सन डिजीज हो रही है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो रही है, लेड पॉइजनिंग हो रही है, तो उसके लिए आपके पास एक्वायर्ड कॉजेज है, बट हियर वी हैव द जेनेटिक कॉजेज। सर अगर जेनेटिक कॉजेज हैं तो यहाँ पर हमारा तो कोई कसूर नहीं है, जाहिर बात उस पेशेंट की जीन्स के अंदर म्यूटेशन होगी। आगे आते हैं कि सर पेशेंट के अंदर जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो ये पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, तो काइंडली लिखिएगा। पेशेंट हमारे पास आएगा हाइपोकैल्सीमिया के साथ, हाइपोकैल्सीमिया क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही। पेशेंट आएगा हाइपोकलीमिया के साथ क्योंकि वहां से पोटाशियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही। हाइपोकैल्सीमिया के साथ, हाइपोकलीमिया के साथ पेशेंट आएगा। इसके अलावा ये पेशेंट आता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहेंगे सर इट्स नॉट रिलेटेड विद द बाइकार्बोनेट, सो व्हाई इज द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वी फाइंड इन द बार्टर सिंड्रोम। क्योंकि पीसीटी के अंदर तो हमने कहा था कि बाइकार्बोनेट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं, वो अब नहीं होंगे, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पर बार्टर सिंड्रोम के अंदर है तो बाइकार्बोनेट्स का तो लेना देना ही नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसका तो यहाँ पर लेना देना ही नहीं है। तो देन हाउ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वी फाइंड द इन पेशेंट ऑफ द बार्टर सिंड्रोम। जी स्टूडेंट, डॉक्टर रिफत बताएंगी कि यहाँ पर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हमें क्यों नजर आती है बार्टर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। जी डॉक्टर रिफत इज हियर, नहीं है, ठीक है जी। डॉक्टर फैज बताएंगे। जी डॉक्टर फैज, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों नजर आ रही है आपको इस पेशेंट में। ज्यादा नेगेटिविटी की वजह से नहीं यार, ज्यादा नेगेटिविटी का बाइकार्बोनेट से क्या रिलेशन है। एनीवन एल्स, डॉक्टर लरेब, डॉक्टर इफरा, डॉक्टर अबीरा, डॉक्टर आसिम, हमाद, हनान, डॉक्टर इम्बसात कासिम, एनीवन that know the reason why there is a metabolic alkalosis in the patient of the Bartter syndrome? डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर उमर, तहरीन, शाहजब, साउल, सदका, कुरैतुलैन, डॉक्टर शोएब, एनीवन, डॉक्टर उस्मान, खादिम, डॉक्टर फरहीन जहरा। ड्यू टू लॉस ऑफ द पोटाशियम एंड द क्लोराइड। यार पोटाशियम और क्लोराइड का यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन नहीं हो रहा, यू आर जस्ट क्लोज टू द आंसर। वेरी गुड, जैसे कि डॉक्टर खादिम ने कहा कि सर यहाँ पर आपकी जो सोडियम है ना वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही, पोटाशियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। बच्चों देखो, जब आपके पास सोडियम, पोटाशियम या क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो आपके पास क्या नहीं होगा सर, साथ इनके वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। क्या नहीं हो रहा सर, यहाँ पर जो आपका वाटर होता है वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता, सोडियम और क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते। स्पेसिफिकली हम सोडियम की बात कर लेते हैं लेट्स को। अगर आपको क्या होता है, हाइपोनाइट्रीमिया होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको हाइपोनाइट्रीमिया होता है मतलब आपकी जो सोडियम है वो कम हो जाती है, हाइपो। बच्चों जब आपको हाइपोनाइट्रीमिया होता है तो जाहिर बात है कि सोडियम भी कम है, उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर भी उतने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही डिफरेंट साइड से। तो जब सोडियम भी कम है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम है, तो पेशेंट का जो बीपी है वो बच्चों क्या कर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अब जब पेशेंट का बीपी ड्रॉप होता है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बच्चों जब सोडियम कम हो या अगर आपका बीपी ड्रॉप हो तो कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, रास मैकेनिज्म।
अब जब बच्चों आपका रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी एक्टिवेट होता है। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन। और हमने कहा था कि सर जो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कलेक्टिंग डक्ट से, और हमारे पास पोटाशियम और जो आपके हाइड्रोजन आयंस है इनकी सेक्रीशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, पोटाशियम और जो हाइड्रोजन आयंस है इनको ये बॉडी से निकालता है। अगर स्टूडेंट्स आप देखो कि अगर आप हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से निकालोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एसिडिटी कम होगी। अगर एसिडिटी कम होगी तो हमारे पास जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको यहाँ पर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस नजर आती है। इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बट इट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ योर रास मैकेनिज्म। यहाँ पर एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, हाइड्रोजन आयंस को आपकी बॉडी से बाहर निकाल के इसकी एक्टिवेशन करवा देता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। दूसरा सर आपने बताया कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही, तो कैल्शियम आपको यूरिन के अंदर ज्यादा मिलेगी, हाइपर कैल्सीयूरिया। और जब हाइपर कैल्सीयूरिया होगा पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन का रिस्क जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है तो ये चीज क्या रखनी बच्चों, आपने यहाँ पर याद रखनी है बार्टर सिंड्रोम से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बात इससे क्या है बच्चों, जो आपके लूप्स डायरेटिक्स होते हैं ना, लूप डायूरेटिक, जिसमें आपकी फ्लोरोसिमाइड ड्रग्स वगैरह आती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो फ्लोरोसिमाइड ड्रग आती नहीं है, एग्जैक्टली आती है इसके अंदर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोरोसिमाइड। बच्चे फ्लोरोसिमाइड ड्रग आपकी क्या करती है सर, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड, ये ड्रग इसको इनहिबिट करती है। तो हम कह सकते हैं कि सर लूप्स डायरेटिक्स यूज करने की वजह से पेशेंट के अंदर बार्टर सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स आती हैं। क्या आती हैं? बार्टर सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ सकती हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपकी डीसीटी के ऊपर। देखो बच्चों ये जो डीसीटी है ना, इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो थायराइड ड्रग्स है ना वो एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो सर देखते हैं कि डीसीटी से किन किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो बच्चों यहाँ सर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है ना, को ट्रांसपोर्टर, बच्चों वो आपके यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है आपकी डीसीटी के अंदर। ठीक है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और मेनली जो आपकी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है बच्चों वो यहाँ से इंट्रासेलुलरली। पैरासेलुलरली कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है सर? पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्प्शन होती है हमारे असेंडिंग लिम्ब से। लेकिन इंट्रासेलुलरली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है बच्चों? आपकी डीसीटी से होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, उसके बाद सोडियम की हो रही है, मतलब के कैल्शियम की हो रही है, देन मैग्नीशियम। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर जो आपकी पोटाशियम है ये पोटाशियम को रिलीज करती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटाशियम सेक्रीशन। इसके अलावा मैं एक चीज लिख रहा हूँ, क्लोराइड पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन। पैरा पैरासेलुलर का मतलब होता है सेल के, दो सेल के दरमियान में से पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन। बच्चों अगर पूछा जाए कि कैल्शियम की पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, तो वो असेंडिंग लिम्ब से होती है। अगर पूछा जाए सोडियम की क्लोराइड की पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, तो आपकी डीसीटी से होती है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखनी है। अब सर जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पंप्स कौन से हैं? तो सबसे पहला पंप बच्चों ये देखो, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये सामने लिखा हुआ है। दूसरे नंबर कैल्शियम, ये कैल्शियम चैनल है हमारे पास डायरेक्टली। इस कैल्शियम चैनल को पता कौन एक्टिवेट करता है? आपका पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, नंबर 3 मैग्नीशियम का सर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है। नंबर 4 सेक्रेटरी चैनल आपकी किनका? पोटाशियम। तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या करती है आपकी? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करती है अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्ट करवाती है अंडर द एक्शन ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन। और हमारे पास पोटाशियम को क्या करती है? ये सेक्रीट करवाती है। ये जो 3 लाइनें यहाँ पर लिखी हैं बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन, दूसरे नंबर कैल्शियम और मैग्नीशियम सर पैराथायरॉइड हार्मोन, और मतलब पोटाशियम जब ज्यादा हो जाता है तो उसको सेक्रेशन कहाँ से होती है? वो भी आपके डीसीटी से हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर हमारी जो डीसीटी है ये प्रॉपरली काम ना करे, क्या है? अगर जो डीसीटी है, डीसीटी प्रॉपरली काम ना करे तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा? जिटलमैन सिंड्रोम। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, डीसीटी के अंदर फैनकोनी सिंड्रोम,
असेंडिंग लिम्ब के अंदर बार्टर सिंड्रोम, डीसीटी के अंदर जीटलमैन सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों डिफेक्ट क्या है सर? सोडियम क्लोराइड की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर डिफेक्टेड है, कि उनके यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन है इनहिबिट होगी। इसके अलावा कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उनकी भी कमी होगी है, डेफिशिएंसी इनकी भी होगी। आगे आते हैं बच्चों के, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर इफेक्ट्स क्या क्या नजर आएंगे। पेशेंट हमारे पास मतलब किन चेंजेस के साथ आ सकता है। तो बच्चों देखो, अगर भाई कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हाइपो कैल्सीमिया, हाइपो कैल्सीमिया। डॉक्टर सत्ता, कैन यू टेल मी द सिम्टम ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया की बच्चों बहुत ज्यादा सिम्टम है। पेशेंट अरिथमियास के साथ, सीजर के साथ प्रेजेंट करते हैं ये वाले। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है बच्चों, हाइपोमैग्नीसीमिया यहाँ पर पेशेंट के अंदर, और इधर भी है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और इधर भी जो रीजन है ना वो सेम है जो मैंने आपको ऊपर करवाया ना। क्या रीजन है सर? रास एक्टिवेशन। यहाँ पर भी हमारे पास सेम रीजन। ठीक है बच्चों, तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, और हमारे पास क्या है, पोटाशियम सेक्रेट नहीं हो रहा, तो चलो पोटाशियम से ज्यादातर रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपने क्या करने हैं, इसके बच्चों इफेक्ट्स याद रखने हैं। आगे आते हैं सर नोट्स। नोट्स के अंदर बच्चों हम लिखते होते हैं कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी जी बिल्कुल, टेटनी होगी पेशेंट के अंदर, न्यूरॉन्स आपकी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी ना, पढ़ा नहीं था हमने? प्राइमरी एड्रिनल हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सेकेंडरी सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये सारे सिम्टम देखे कि भाई न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है पेशेंट के अंदर, टेटनी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। इवन तो पेशेंट के अंदर आपको ट्रिमर्स भी बाजुकात नजर आते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या करती है, कैल्शियम आपकी न्यूरॉन्स को उसकी हद में रखती है, उनको कंट्रोल करके रखती है। चलिए यहाँ पर लिख लें, कैल्शियम डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को ये कम करती है। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के साथ, जैसे आपने टेक्नी वाला पेशेंट देखा है ना, तो उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। बच्चों नोट से ये है कि जीटलमैन सिंड्रोम बिल्कुल मिमिक करता है जैसे आपके पास थायाजाइड्स के ड्रग्स का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कि जैसे थायाजाइड ड्रग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, थायाजाइड ड्रग्स के अंदर क्या आता है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये क्या रखनी है आप यहाँ पर बच्चों, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास जीटलमैन सिंड्रोम भी हो गया सर। आगे आते हैं कोलेक्टिंग डक्ट्स। कोलेक्टिंग डक्ट्स मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने इसको रिलेट करवाया था हार्मोन्स के साथ, कि जो आपके डिफरेंट हार्मोन्स है ना वो डीसीटी के ऊपर भी एक्ट करती हैं, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिकली आपकी कोलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, ये एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं जहां से सर रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज की होती है। तो इधर बच्चों सबसे 1 to 2% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है, पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, सेक्रीशन भी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, सेक्रीशन डिपेंड करता है आपके पास कितनी अमाउंट है उसकी। इसके अलावा यहाँ से वाटर की फ्रीली फ्रीली रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा बच्चों क्लोराइड की भी यहाँ पे, पैरासेलुलर क्लोराइड की भी यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इसके अलावा क्लोराइड की मतलब फ्रीली रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनके साथ भी इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब अगर बात करूँ ना मैं सोडियम की, तो सोडियम के लिए बच्चों यहाँ पर होते हैं इनेक चैनल, सोडियम इनेक चैनल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एल्डोस्टेरोन के हिसाब से, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हमारे पास कहाँ पर लगता है, ये इन्हीं इनेक चैनल्स के ऊपर लगता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्डोस्टेरोन। और फिर हमारे पास बच्चे होते हैं एक्वापोरिन चैनल, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर लिखो बच्चों, ये एक हार्मोन हो गया। दूसरा हमारा हार्मोन कौन सा है? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या करता है सर? एडीएच एक्वापोरिन चैनल के ऊपर एक्ट करता है, जैसे कि V2 होता है, और वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है करवाता होता है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट को। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कलेक्टिंग डक्ट्स में होते हैं 3 टाइप्स के सेल्स। कितनी टाइप्स के? 3 सेल्स, 3 टाइप्स के। प्रिंसिपल सेल, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल सेल है, अल्फा इंटरकलेटेड सेल, एंड देन वी हैव द बीटा इंटरकलेटेड सेल। और इन सबके जो फंक्शन है ना बच्चों वो चेंज है।
अगर बात की जाए प्रिंसिपल सेल्स की बच्चों, तो हमारा जो एडीएच है ना, एडीएच हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ऑस्मोलैरिटी जिसने मेंटेन करती है, एडीएच आपके पास प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर लगता है। जब एडीएच प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर लगता है तो बच्चों ये एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करता है। कौन से चैनल्स को? एक्वापोरिन, एक्वापोरिन। और एक्वापोरिन चैनल्स का क्या काम होता है डॉक्टर मोहन? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। तो इस तरह यहाँ से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसके अलावा बच्चों जो आपका एल्डोस्टेरोन है, यहाँ पर देखो एल्डोस्टेरोन कहाँ पर एक्ट करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर और अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स के ऊपर रिएक्ट करता है। काम क्या करता है? ये हमारे पास ओपन करेगा इनेक चैनल सोडियम को, ये देखो। और ये हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है सक्रिएट किस किस चीज को करता है सर? ये देखो, हाइड्रोजन आयंस को सक्रिएट करता है और आपकी पोटाशियम को सक्रिएट करता है। क्या गया? ये देखो नंबर 3 क्या करता होता है आपके पास एल्डोस्टेरोन? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन आयन को सेल से बाहर निकालेगा और आपके जो पोटाशियम चैनल उनको, पोटाशियम जो आयन है उनको बाहर निकालेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार इसका जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस करवाया हुआ है। लास्ट पे ना एक हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्ट है बीटा इंटरक्लेटेड सेल्स के अंदर। ये यूवर्ल्ड के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ ये वाला, कि हमारे पास जो क्लोराइड है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कौन से काउंटर ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है बच्चों? तो वो आपके पास है क्लोराइड बाइकार्बोनेट, क्लोराइड बाइकार्बोनेट काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके जरिए इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास। तो ये काइंडली आपने ये वर्ड यहाँ पर याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट है, एक एक्वापोरिन चैनल्स है सर, इनेक चैनल्स है जहाँ पर एल्डोस्टेरोन और एडीएच एक्ट करते हैं और अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर मेरे पास जो एक्वापोरिन सॉरी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इनके अंदर इनके जो डिफरेंट चैनल्स हैं, जो डिफरेंट पंप्स हैं, अगर वहां पर उनके अंदर म्यूटेशन आ जाए या वो प्रॉपर्ली काम करना छोड़ दें, या म्यूटेशन हमारे पास हाइपर एक्टिव भी हो सकती है। देखो मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 टाइप्स की हमारे पास म्यूटेशन होती है। एक है म्यूटेशन होती है जीन्स के अंदर आती है, कि वो जो जीन्स होती है वो अपना काम करना छोड़ देती है। फिर हमारे पास म्यूटेशन आती है जिसके अंदर जो जीन होती है ना वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। तो बच्चों इसी तरह आपके पास जो लीडर सिंड्रोम है, लीडर सिंड्रोम के अंदर भी क्या है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है सर? लीडर सिंड्रोम के अंदर जेनेटिक चेंजेस आती हैं, यहां पर मैं लिख देता हूँ। काज इसका क्या है? जेनेटिक, जेनेटिक म्यूटेशन। ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी एमसीक्यू आते हैं यूवर्ल्ड के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर है फंक्शन गेन म्यूटेशन, फंक्शन गेन म्यूटेशन। फंक्शन गेन म्यूटेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि सर ऊपर तक हमने जितने सिंड्रोम डिस्कस किए, चाहे वो जिटलमैन था, बार्टर था या फैनकोनी था, सबके अंदर फंक्शन लॉस हुए थे। लेकिन बच्चों जो लीडर सिंड्रोम है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपके इनेक चैनल्स है ना सोडियम के, वो ज्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। क्या कह रहा मैं यहाँ पर सर? कि जो हमारे पास हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन, हाइपर हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एल्डोस्टेरोन चैनल। अब एल्डोस्टेरोन के कौन से चैनल है जिनके अंदर म्यूटेशन आने की वजह भाई, अब एल्डोस्टेरोन नहीं है लेकिन उनके अंदर बच्चों म्यूटेशन आई कि वो खुद ब खुद अपना फंक्शन क्या है ज्यादा परफॉर्म करना शुरू कर गए। इसमें हमारे पास सबसे पहले सोडियम इनेक, उसके बाद क्या था हाइड्रोजन जो हमने निकालनी थी, उसके बाद पोटाशियम हमने निकालना था। अब बच्चों अब इन तीनों चैनल्स के अंदर क्या आती है, म्यूटेशन आ जाती है। अब आपने मुझे खुद बताना है अगर इनेक चैनल ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। बच्चों अगर ज्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपर नाइट्रीमिया, पहली बात तो सर हाइपर नाइट्रीमिया। दूसरे नंबर पर सर अगर सर वाटर यहाँ पर मेरे पास सोडियम सेल के अंदर आ रही है तो जाहिर बात है इसके पीछे वाटर भी आएगा। और अब वाटर आपकी सर्कुलेशन में जब ज्यादा आएगा तो बच्चों हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो पेशेंट के अंदर आपको क्या नजर आएगी, हाइपर टेंशन। तो ये वाला जो पेशेंट होता है बच्चों, ये हाइपर है टेंशन के साथ क्या करता है, प्रेजेंट करता है। इसके अलावा सर क्या, ये पोटाशियम को बाहर फेंक रहा है तो पेशेंट हाइपोकलीमिया के साथ आएगा। और हाइपोकलीमिया की सिम्टम आपको पता है, वही अरिथमिया वगैरह सिम्टम आएंगी, हाइपोअरिथमिया वाली सिम्टम आएंगी, हाइपोकलीमिया होगा पेशेंट को।
और इसके अलावा क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अब यहाँ पर भी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगी। क्यों मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो रही है? क्योंकि सर हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर जा रहे हैं। जब वो यूरिन में जाएगा हाइड्रोजन आयन आप लॉस करोगे। जब हाइड्रोजन आयन आप लॉस करोगे तो जो पीएच हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप नोटिस करो ना, तो सारी जगह के ऊपर आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस नजर आती थी। सिर्फ जो पहली बार हमारे पास टाइप थी ना, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई थी, जिसमें हमने बाइकार्बोनेट्स को रीअब्सॉर्ब नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज क्या रखनी है आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब नोट के अंदर ना मैं आपको दो चीजें लिखवाना चाहता हूँ। क्या सर? यहाँ पर जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, लेकिन उसके जो चैनल्स है ना, उनके अंदर म्यूटेशन आई। तो यहाँ पर आपने लिखना है डिक्रीज एल्डोस्टेरोन बट इंक्रीज इनेक चैनल्स। इंक्रीज इनेक चैनल्स, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द पोटेशियम चैनल्स, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये बात आपने याद रखनी है। आपको इस पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन कम मिलता है, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन की म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आई हैं वो हमें यहाँ पर ज्यादा मिलती है। तो ये सारी बातें, पेशेंट अगर हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है उस पेशेंट के अंदर है, ये भी देखना कि भाई एल्डोस्टेरोन कम है या ज्यादा है। जहाँ पेशेंट के अंदर मतलब लीडर सिंड्रोम नहीं है। ये पेशेंट पता कैसे आते हैं? अक्सर ये चिल्ड्रन होते हैं जो हाइपरटेंशन के साथ आते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि अगर बच्चे हाइपरटेंशन या एमआई के सिम्टम के साथ आते हैं, तो दो तीन चीजें आपने सोचनी होती हैं। हाइपरटेंशन है बच्चों के अंदर, तो लीडर सिंड्रोम हो सकता है। एमआई है तो होमोसिस्टीन यूरिया हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है बच्चों? इनेक चैनल इनहिबिटर देनी है आपने, एमिलोराइड ड्रग ये इस्तेमाल की जाती है। ये था बच्चों आपका लीडर सिंड्रोम। अब आगे आते हैं सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस। अब बच्चों मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस क्या है? यहाँ पर आपके मिनरलोकोर्टिकोइड्स कौन सा है? एल्डोस्टेरोन है। कौन सा हमारे पास है यहाँ पर मिनरलोकोर्टिकोइड बच्चों? एल्डोस्टेरोन है। तो ये एल्डोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होता, लेकिन हमें क्या करते हैं, अपेरेंटली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जो आपका एल्डोस्टेरोन है ना, वो इंक्रीज हो गया। अगर आप डिजीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, क्या लिखा है? सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट, मतलब नजर आ रहा है कि जैसे मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस है, बट एक्चुअली में मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस नहीं होती। हमारे पास कोर्टिसोल ज्यादा बनता है इन पेशेंट्स के अंदर। वो कोर्टिसोल क्या करता है, हमारे पास जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स का प्रीकर्सर होता है ना, उसको ज्यादा कर देता है। अब वो बच्चों जो प्रीकर्सर्स होते हैं ना, वो प्रीकर्सर्स क्या करते हैं? एल्डोस्टेरोन वाला काम करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना शायद एंडोक्राइन के अंदर, ये भी ये रिसेंटली वो मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि सर 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज था, 21 हाइड्रोक्सीलेज, वो सारी हमने वहां पर बातें डिस्कस की। ठीक है, तो सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस के अंदर बच्चों आपने क्या याद रखना है सबसे पहले, कि सर यहाँ पर हमारे पास एक इंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं? 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। अब ये जो 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज है, इसका फंक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज। ये 11 बीटा क्या हो जाता है? इंक्रीज फंक्शन है इस एंजाइम का। जब बच्चों इस एंजाइम का फंक्शन इंक्रीज होता है, ये क्या करता है? ये आपके कोर्टिसोल को कन्वर्ट कर देता है कोर्टिसोन में। कोर्टिसोल में कन्वर्ट कर देता है, किसमें? कोर्टिसोन में। यहाँ पर ये एंजाइम एक्ट करता है, जिसको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना भी अभी आपकी ना एंडोक्राइन के अंदर, ये पूरा मैकेनिज्म है एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। सिंपल यहाँ पर समझे, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो कोर्टिसोन होता है, ये क्या है? ये प्री एल्डोस्टेरोन है। ये क्या है? ये प्री एल्डोस्टेरोन है बच्चों। प्री एल्डोस्टेरोन का क्या मतलब है? कि जैसे एल्डोस्टेरोन का काम होता है ना, उसी तरह क्या करता है, ये भी हमारे पास काम करता है आपका कोर्टिसोल। कोर्टिसोन, कोर्टिसोल नहीं बच्चों, कोर्टिसोन। ठीक है, ये बात आपने क्या रखनी है यहाँ पर, याद रखनी है। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में म्यूटेशन है, कोर्टिसोन ज्यादा बन रहा है, और जो कोर्टिसोन होता है ये एल्डोस्टेरोन वाला फंक्शन है, परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। एंड ये एंडोक्राइन का बड़ा प्यारा टॉपिक है। सर पेशेंट फिर हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा बच्चों? पेशेंट फिर बिल्कुल प्रेजेंट करेगा वही सिम्टम जो हम ऊपर डिस्कस करके आए, हाइपरटेंशन के साथ। हाइपरटेंशन क्यों हो रही है? सर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ी है, और उसके साथ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ी है। इसके साथ पेशेंट हमारा प्रेजेंट करेगा हाइपोक्लीमिया के साथ। देखो
बुलिमिया के साथ। इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बच्चों यहाँ पर क्यों हो रही है? बिकॉज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोर्टिसोन है वो हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंक रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस नजर आएगी। यहाँ पर बच्चों आपने एल्डोस्टेरोन का लेवल जरूर चेक करना, आपको एल्डोस्टेरोन कम मिलेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का तो मसला ही नहीं है, मसला सिर्फ जो इसका प्रीकर्सर है ना कोर्टिसोन, वो ज्यादा बंद है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की म्यूटेशन की वजह से। अक्सर बताया जाता है कि सर जो इसका कॉज है, सबसे पहले तो इसका भाई जेनेटिक रीजन है, जेनेटिकली जो एंजाइम है वो ज्यादा एक्टिवेट है, तो सबसे पहले क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन। दूसरे नंबर पर जो आपकी यूएसएमएल के अंदर भी एमसीक्यूज आया हुआ है, दैट इज द ग्लाइसिरिटैनिक जो एसिड होता है हमारे पास, ग्लाइसिरी, ये इसका नाम याद रखना आपने, ये ग्लाइसिरिटेनिक एसिड का, ये लिक्रोस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मतलब ये ब्लैक सी कलर का, ये ना मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड करूंगा लिकोराइस क्या होता है। जो लोग ये लिकोराइस का ज्यादा इंटेक करते हैं ना, उनके अंदर ये ग्लाइसिरेनिक एसिड ज्यादा जाता है, और ग्लाइसिरेनिक एसिड क्या करता है? कोर्टिसोल को ज्यादा कोर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो पेशेंट के अंदर इस तरह की हाइपरटेंशन वाली सिम्टम्स आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों नोट्स में क्या करना है भाई? नोट्स के अंदर पेशेंट को आपने ट्रीट कैसे करना है? एमिलोराइड आपने दे देनी पेशेंट को, स्पाइरोनोलेक्टोन दे सकते हो, स्पाइरोनोलेक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग है ये तो, स्पाइरोनोलेक्टोन आप पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, और मतलब ये इसका क्या है? ट्रीटमेंट है। और आपने चेक करना है इसका एल्डोस्टेरोन को जरूर चेक करना है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? कम होता है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से पेशेंट के अंदर वो ज्यादा आपको नजर आ रहा है, उसका फंक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन का एक फंक्शन लिख लो, साइड इफेक्ट, दैट इज अ गायनिकोमेस्टिया। स्पाइरोनोलेक्टोन के इस्तेमाल की वजह से आपको गायनिकोमेस्टिया होता है। और इनेक चैनल, ये जो एमिलोराइड ड्रग है, ये क्या करती है? आपकी इनेक चैनल्स को इनहिबिट करती है, तो ना हो सी ढोला ना हो सी रोला, ना सोडियम चैनल काम करेगा, ना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ना एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, ना हाइपरटेंशन होगी, पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा नेफ्रॉन की ट्रांसपोजिशन एंड द पैथोलॉजीज दैट अप्लाइड ऑन द नेफ्रॉन। हमने पीसीडी को डिस्कस किया, लूप ऑफ एनले को डिस्कस किया, देन वी डिस्कस द डीसीटी, देन वी डिस्कस द collecting ducts, Liddle syndrome, SAM, we have discussed each and everything। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो कल वाला लेक्चर मिस हुआ था वो भी मैंने यहाँ पर आज साथ इसे कंपनसेट कर दिया। ठीक है, इट मीन्स आपको कोई लॉस भी नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज़, सी यू।